बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिट 3 के लेक्चर 2 लिटरेचर रिव्यू पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू को समझ लेते हैं कि लिटरेचर रिव्यू है क्या चीज़। देखिए, लिटरेचर रिव्यू जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, लिटरेचर को रिवाइज़ करना, देखना, रिव्यू करना, और ये हर रिसर्च में होता है। कोई भी रिसर्च की टाइप होती है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका मकसद ये होता है कि हम देख सकें कि अभी तक जिस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे हम लगे हुए हैं, जिस फिनोमेना को हम देखना चाहते हैं या जिस चीज़ को हम स्टडी करना चाहते हैं, उसमें अब तक कितना काम हुआ है और अब तक कितनी चीज़ें उसमें आइडेंटिफाइड हुई है। हार्ट की डिफिनीशन के मुताबिक द सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड ऑन द टॉपिक विच कंटेन इंफॉर्मेशन, ideas, data and evidences written from a particular standpoint to fulfill certain aims or express certain view on the nature of the topic and how it is to be investigated, and the effective evaluation of these documents in relation to the research being proposed. इस डेफिनेशन के मुताबिक वो इंफॉर्मेशन और वो डेटा, चाहे वो पब्लिश्ड हो या पब्लिश ना हो, जिसमें डिफरेंट आइडियाज़, डेटा, कोई एविडेंस किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक्सप्रेस किया गया हो, या वो टॉपिक जिसको हम स्टडी करना चाहते हों उससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होती है। जब उसको हम स्टडी करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसको अपनी स्टडी के साथ कोरिलेट करें, इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा ऑथर है डेनी एंड टॉक्सबरी, तो वो कहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें हम प्रायर रिसर्च को स्टडी करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से, ताकि हमें मालूम हो सके कि अभी तक उस टॉपिक के बारे में क्या चीज़ें आम तौर पे मालूम है लोगों को भी और क्या नहीं मालूम, और फिर हम जो है ना एक रैशनल देते हैं कि हम क्या न्यू इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस टॉपिक के हवाले से। इसी तरीके से अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की अपनी डेफिनेशन है कि वही चीज़ दोबारा वही कह रहे हैं कि हम ये देखें कि प्रायर लिटरेचर में क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या गैप्स हैं और इनकन्सिस्टेंसीज़ क्या हैं लिटरेचर में, क्योंकि लिटरेचर जो है ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बता रहा होता है। तो उसके बेस पे हम फिर अपने लिटरेचर को जस्टिफाई करते हैं, अपने रिसर्च को जस्टिफाई करते हैं और वो गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। जनरली हमने पिछले जो डेफिनेशन है उसमें ये समझ लिया कि बेसिकली जब हम पहले का लिटरेचर पढ़ते हैं और उससे हम प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं किसी भी फिनोमेना के बारे में, तो वो लिटरेचर रिव्यू उसको कहा जाता है। यही लिटरेचर रिव्यू जो है हमें हमारे रिसर्च को जस्टिफाई करता है, और जो हम उस रिसर्च को बाकी लोगों के तरफ भी प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे भी उसको जस्टिफाई करता है कि बाकी लोगों ने क्या किया एक रिसर्च में और हमने उसमें क्या डिफरेंट किया या क्या नया मालूम हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं आया वो रिप्लिकेशन है या वो एक नई स्टडी है, कुछ नया मालूम कर रहे हैं। हमने रिसर्च के डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि या तो हम नॉलेज को वैलिडेट कर रहे होते हैं, तो जब हम रिप्लिकेट कर रहे होते हैं, एक स्टडी को रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो वैलिडेशन होती है। लेकिन जब हम एक स्टडी कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास न्यू नॉलेज आती है, तो वो आपने उसी रिसर्च के डेफिनेशन के हिसाब से जो पढ़ा था कि हम न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं, वो इससे हमें हेल्प मिलती है। इसी तरीके से लिटरेचर रिव्यू से हमें हेल्प मिलती है कि पहले जो रिसर्चेस हुए हैं उसमें कौन कौन से रिसर्च के टेक्निक्स इस्तेमाल हुए हैं, क्या क्वालिटेटिव स्टडीज़ हुई है, क्वांटिटेटिव हुई हैं, लेबॉर्ट्री स्टडीज़ हुई हैं, या उसमें से जो टूल्स यूज़ हुए हैं, जो मैकेनिज़्म डेटा कलेक्शन का यूज़ हुआ है, किस तरह का डेटा लिया गया है, ये सारे हमें मालूम होते हैं। इसी तरीके से उस डेटा को जो एनालाइज़ किया होता है तो उसके जो स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं कि कौन कौन से स्टेटिस्टिकल टेस्ट उस पर अप्लाई हुए हैं, क्या उसकी फाइंडिंग्स आई हैं, और किस तरह एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट जो है ना इस तरह के डेटा को ज़्यादा सही तरीके से एवेल्युएट करता है और कौन सा स्टेटिस्टिकल टेस्ट सूटेबल नहीं है। तो ये हेल्प भी हमें लिटरेचर रिव्यू से मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस को भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जब लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस या पर्पस की हम बात करते हैं कि ये हम करते क्यों हैं और ये क्यों ज़रूरी है, तो
आम तौर पे रिसर्चर जितने भी होते हैं या एकेडमिशन जो होते हैं, जो एकेडमिया में काम करते हैं, तो उनको यही फील होता है कि लिटरेचर रिव्यू एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और डॉन्टिंग प्रोसीजर है, बहुत थकावट वाला मामला है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है और उससे आपने पॉइंट्स निकालने होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये प्रोसीजर मुश्किल ज़रूर है लेकिन रिवॉर्डिंग भी है। इसमें हमें बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलता है और ये हमें हमारे रिसर्च में बहुत हेल्पफुल साबित होता है हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें लिटरेचर रिव्यू न सिर्फ हमारी मेथोडोलॉजी को हमारे लिए हेल्प करता है बल्कि हमें बैकग्राउंड थ्योरेटिकल प्रोवाइड करता है और हमारे रिज़ल्ट्स को जस्टिफाई करने में हमें हेल्प देता है, जो कि आपको इस स्लाइड के राइट साइड पे जो पिक्चर नज़र आ रही है फंक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू, इसमें आपको क्लियर होगा। एक अगर हम इसमें देखें तो लिटरेचर रिव्यू हमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है अपनी स्टडी के लिए, जिस चीज़ पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। ये हमें प्रायर स्टडीज़ के बारे में बताती है कि पहले क्या इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमारे पास एक टॉपिक के बारे में मौजूद है और क्या गैप्स हैं। दूसरा ये है कि ये हमें जस्टिफाई करती है कि किस तरह हमारी फाइंडिंग्स जो है ना हम रिलेट कर सकते हैं मौजूदा जो हमारे पास नॉलेज है उसके साथ, क्योंकि जब हम न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं या एग्जिस्टिंग नॉलेज को जस्टिफाई या वैलिडेट करते हैं तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और वो न्यू नॉलेज के साथ जो है ना वो जो न्यू नॉलेज है वो एग्जिस्टिंग के साथ कैसे कोरिलेट करेगा, क्या उसमें एडिशन करेगा, क्या नॉवेल्टी लेकर आएगा। तो ये भी हमें हेल्प करती है लिटरेचर रिव्यू के हम साबित कर सकें कि जो हमने रिसर्च किया है तो ये कोई हेल्पफुल है और हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज में कैसे हमारे काम आ सकती है। एंड द थर्ड वन कि ये लिंक इस्टेब्लिश करती है between what you proposes to examine and what is already been found, कि जो अवेलेबल है और हम क्या प्रपोज करना चाहते हैं। आपकी कोई बात क्यों मानेगा जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, जब तक आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। तो लिटरेचर रिव्यू ही आपको वो लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करता है कि जिसके बेस पे आप क्लेम कर सकते हो कि ये हमने नई रिसर्च की है, इसमें हमारे पास ये चीज़ें न्यू या डिफरेंट हमें मालूम हुई है और यही वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हम जो है हमारा रिसर्च इस चीज़ की डिमांड करता है कि हम अपनी प्रैक्टिसेस में चेंज लाएं या कोई इम्प्रूवमेंट शो कर सकें। मेन पर्पसेस जो हमारे पास हैं, एक तो वो ये है कि ये लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं इसलिए कि हमारी मेथोडोलॉजी इम्प्रूव हो सके। हमें अपनी रिसर्च की मेथोडोलॉजी को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। दूसरा ये हमें हेल्प करता है कि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पे फोकस करें और उसी से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लें। जब तक हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम पे फोकस नहीं होंगे और जब तक हम लिटरेचर रिव्यू उसी प्रॉब्लम फोकस हो के लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे तो हमारा रिसर्च हमें ख़ुद भी क्लियर नहीं होगा। थर्ड वन इज़ कि लिटरेचर रिव्यू से हम जो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च होता है या इंटरेस्ट होता है उससे रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो थ्रू लिटरेचर रिव्यू ही हम कैटर करते हैं। मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हम गेन करते हैं या हम उसको कलेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वो हम थ्रू लिटरेचर रिव्यू ही कर सकते हैं। अगर हम लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे तो हम डिविएट हो सकते हैं और हमारे पास ख़ुद अपने नॉलेज में गैप आएगा और जिसकी वजह से हमारी रिसर्च भी किसी काम की नहीं होगी। इसी तरीके से द नेक्स्ट वन इज़ कंटेक्चुअलाइजिंग रिसर्च फाइंडिंग। जो हमारी रिसर्च से फाइंडिंग आती है उसको हम कैसे एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसको कैसे एक सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। तो ये हमें लिटरेचर रिव्यू हेल्प करती है और एक रोड मैप देती है और यही लिटरेचर रिव्यू हमारे स्टडी के अंदर एक नॉवेल्टी लेकर आती है कि हमारी रिसर्च जो है बाकी रिसर्चेस से किस तरीके से डिफरेंट है, क्या उसमें ख़ास है, क्या नया मालूम हुआ है और किस तरीके से हमारे रिसर्च जो है वो हमारे करंट प्रैक्टिसेस को या नॉलेज को चेंज कर सकता है। बहुत सारे और भी पॉइंट्स इधर वन बाय वन आपकी आसानी के लिए बुलेट पॉइंट्स में लिखे गए हैं कि ये हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है रिसर्च के लिए, हमारी रिसर्च को जस्टिफाई करता है, ये इंश्योर करता है कि हम जो प्रपोज कर रहे हैं अपनी रिसर्च में ये पहले फाइंड आउट नहीं हुआ, ये मालूम नहीं हुआ और इसकी ज़रूरत थी। जो हम नई रिसर्च कर रहे हैं इसकी ज़रूरत थी तभी तो हम कर रहे हैं। इसी तरीके से इट शोज़ वेयर यू प्रपोज रिसर्च टू फिट इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज,
कि हम जो नई रिसर्च कर रहे हैं ये कहाँ पे फिट होगी, किस तरीके से एग्जिस्टिंग बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगी। और ये बाकी पॉइंट्स हैं, आप इसमें देख लें, वही चीज़ें रिपीट हो रही है तो मुझे मेरे ख्याल में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यहाँ ये टाइटल में थोड़ा सा इशू है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू है, यहाँ पे मिस्टेकनली टाइप हुआ है टाइप ऑफ लिटरेचर प्रोसीजर्स। तो टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यूज़ जो है वो कौन कौन सी है। देखें, हमारे पास जो है 3 तरह के लिटरेचर रिव्यूज़ होती हैं। एक कि हम प्राइमरी स्टडीज़ करें और उसको पब्लिश करें, मतलब हमारे पास एक फिनोमेना या इशू के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम प्राइमरी स्टडी करें, मतलब एक नई रिसर्च करें जिसमें हमारे पास नॉलेज आए और उस चीज़ को हम पब्लिश करें और लोगों को बताएं और उसके बारे में इनिशियल फेज़ पे नॉलेज आ जाए। दूसरा ये है कि हमारे पास नॉलेज है, उसको हम रिव्यू करें, उसको समराइज़ करें, उसकी न्यू इंटरप्रिटेशन निकालें और जो हमारी प्राइमरी स्टडीज़ हुई है उससे बढ़ के हम उसकी नई इंटरप्रिटेशन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी हम अपनी जो है वो व्यू पॉइंट दे सकें। तो हमने जिस तरह नेचुरलिस्ट और पॉजिटिविस्ट पैराडाइम पढ़ा था, उसमें हमने ये भी कहा था कि रियलिटी की नेचर जो है वो डायनेमिक होती है और हर इंसान की नज़र में और उसकी सोच के मुताबिक किसी भी चीज़ की रियलिटी डिफरेंट होती है। तो जो प्राइमरी ऑथर है वो किसी चीज़ की रियलिटी के बारे में क्या बात कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम 10 प्राइमरी स्टडीज़ पढ़ेंगे और उससे हमें जो नॉलेज मिलेगी तो वो किस तरीके से एक हमारे व्यू पॉइंट को बिल्ड करती है और हमारा उसके बारे में क्या नज़रिया है, ये सेकंड जो है वो एक लेयर होती है लिटरेचर रिव्यू की। और थर्ड जो है वो हमारी परसेप्शंस, हमारे कंक्लूजन्स, हमारे ओपिनियन और वो इंटरप्रिटेशन जो कि इनफॉर्मली स्कॉलर्स के दरमियान बातचीत करते हुए किसी भी फिनोमेना के बारे में डिस्कस हो रहे होते हैं, वो बेसिकली थर्ड लेयर होती है हमारे लिटरेचर की। सो लिटरेचर रिव्यू में इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि हम जब थर्ड लेयर ऑफ नॉलेज को साइट करते हैं तो वो किस बेस पे कर रहे होते हैं, क्या उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लिटरेचर रिव्यू की कोई रिलेशनशिप है आपस में या नहीं है। सो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट लेयर्स में उसको वो करते हैं। यहाँ पे अब स्पेसिफिकली आते हैं कि ठीक है, हमने 3 लेयर ऑफ लिटरेचर रिव्यूज़ तो समझ लिए, लेकिन इसके टाइप्स कितने हैं। तो लिटरेचर रिव्यू के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक तो स्पेसिफिकली प्राइमरी रिसर्चेस के लिए होते हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू के टाइप्स हैं। तो वन बाय वन इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है नैरेटिव रिव्यू। नैरेटिव रिव्यू उस रिव्यू को कहते हैं जिसमें हम प्रीवियसली पब्लिश्ड रिसर्चेस किसी टॉपिक या किसी इशू पे जो होते हैं उसको क्रिटिकली इवेलुएट करें, उसको स्टडी करें और उसको थरोली अंडरस्टैंड करें और फिर अपना एक व्यू पॉइंट दें। और बहुत सारे रिसर्चेस को जब हम पढ़ें और उसको कंबाइन करके एक नरेशन की शक्ल में, एक स्टोरी टेलिंग के तरीके से हम बताएं कि फ़लाँ ऑथर ने ये बात बताई थी तो उसने ये फाइंडिंग्स इस तरह रिसर्च किया था, इतना सैम्पल था, इस ईयर में था तो उसकी ये फाइंडिंग आई है, इसके बरक्स ये दूसरा वो है तो उसने ये फाइंडिंग लेकर आई है, तीसरा है उसकी ये फाइंडिंग है। सो इस तरह का जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसको नैरेटिव रिव्यू कहते हैं। दूसरा होता है आर्गुमेंटेटिव रिव्यू। आर्गुमेंटेटिव रिव्यू जिस तरह आपको नाम से जाहिर है कि आर्गूमेंट्स पे बेस करता है, इसमें हम लिटरेचर को एग्जामिन करते हैं सेलेक्टिवली ताकि हम किसी एक आइडिया को एक्सेप्ट करें या रिफ्यूज़ कर सकें। कोई एक आर्गूमेंट है, कोई आपको एक बात एक क्लेम करता है तो उसके क्लेम को लेके हम लिटरेचर पढ़ते हैं और लिटरेचर के बेस पे हम कहते हैं कि आपका ये आइडिया अकॉर्डिंग टू लिटरेचर ये एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह जब हम बहुत सारे प्राइमरी रिसर्चेस को या लिटरेचर को पढ़ लेते हैं और उसके बेस पे हम किसी आइडिया के ऊपर आर्गूमेंट करते हैं और उसको अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं तो ये आर्गूमेंटेटिव रिव्यू कहलाता है। द थर्ड वन इज़ इंटीग्रेटिव रिव्यू, कि जब हम पहले जो हमारे पास रिसर्चेज हुई हैं उसको रिव्यू करें, उस पर क्रिटिक करें, उस पर एतराज़ात अपने सवालात करें और उस सवालात के हमें जवाबात मिलें, फिर जब सवालों के जवाब मिलें, हमें अंडरस्टैंडिंग मिले तो उससे उन आइडियाज़ को और उन अंडरस्टैंडिंग को कंबाइन करके सिंथेसाइज करके हम एक टॉपिक पे
डिफरेंट रिसर्चेस की एक कंबाइन व्यू पॉइंट निकाले, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिव रिव्यू। जब आप बहुत सारे डिफरेंट रिसर्चेस को इंटीग्रेट करते हैं किसी एक सेम टॉपिक पे और आपस में उसकी इंटीग्रेशन देखते हैं और फिर एक फ्रेमवर्क आपके पास आता है या एक न्यू पर्सपेक्टिव बिल्ट होता है आपके पास, तो ये इंटीग्रेटिव रिव्यू कहलाता है। और हमारे पास सोशल साइंसेज में यह सबसे कॉमन टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू है। द फोर्थ वन इज़ हिस्टोरिकल रिव्यू। हिस्टोरिकल रिव्यू का मतलब जैसे नाम से ज़ाहिर है कि हम हिस्ट्री में जो पब्लिश्ड हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, बुक्स हैं या कोई भी फॉर्म ऑफ डेटा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसको निकालें, उसको स्टडी करें, उसके बारे में बात करें और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास बने, तो वो हिस्टोरिकल रिव्यू कहलाता है। मतलब मिसाल के तौर पे आप कोई भी, मतलब जैसे पाकिस्तान की आज़ादी का जो एक हिस्ट्री है उसकी, तो उसको हम निकालें तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ें कि पाकिस्तान के हिस्टोरियन उसको कैसे लिखते हैं, इंडियन हिस्टोरियन कैसे लिखते हैं, यूरोपियन और वेस्टर्न हिस्टोरियन उसको कैसे वो बयान करते हैं। और वो हिस्टोरिकली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको रिव्यू करके जब हम एक पॉइंट, व्यू पॉइंट बनाते हैं, उस पे हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, तो ये हिस्टोरिकल रिव्यू कहलाता है। द फिफ्थ वन इज़ सिस्टमेटिक रिव्यू। ये सबसे, मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सबसे टफ रिव्यू यही है कि इसमें सिस्टमेटिकली हम जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक टॉपिक पे 200 आर्टिकल सेलेक्ट कर लिए, तो हमारे पास मिसाल के तौर पे 200 आर्टिकल हमने चूज़ कर लिए। उन 200 आर्टिकल्स में से किसी भी एक फिनोमेना पे उसको जब हमने स्टडी किया उसके एब्स्ट्रैक्ट को, तो हमें लगा कि इसमें से कोई 150 के करीब आर्टिकल ऐसे हैं जो कि हमारे उससे टॉपिक से रिलेवेंट है। फिर जब उनको हमने मज़ीद देखा तो हमें पता चला कि रीसेंट 10 ईयर्स के अंदर सिर्फ जो है ना वो 70 आर्टिकल्स हैं जो रीसेंट 10 ईयर्स में इस पे काम हुआ है। फिर उसको फर्दर हम देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास प्राइमरी रिसर्चेस जो हुई हैं, जिसको हम ओरिजिनल रिसर्चेस भी कहते हैं या एम्पेरिकल रिसर्चेस भी हुए हैं, वो सिर्फ 30 आर्टिकल्स हैं जो हमारे टॉपिक से भी मैच कर रहे हैं, पिछले 10 सालों के अंदर हैं और प्राइमरी रिसर्चेस हैं। तो हम उन 200 में से वो जो है फ़िल्टर करते 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 30 आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। उन 30 आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, उनकी एब्स्ट्रैक्ट से लेकर उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी स्टडी, उनके मैकेनिज़्म ऑफ डेटा एनालिसिस और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम एक वो पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं और उससे एक अपना रिव्यू निकालते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समराइज़ करके साइंटिफिकली हम प्रेजेंट करते हैं, तो इसको सिस्टमेटिक रिव्यू कहा जाता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि ठीक है, हमारे पास लिटरेचर की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस लिटरेचर के सोर्सेज क्या हैं? तो देखिए 3 तरह के मेन सोर्सेज होती हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्शरी सोर्स। अब ये वो सोर्सेज होती हैं जहाँ से हमें वो इंफॉर्मेशन या हमें वो डेटा मिल रहा होता है कि जिसके बेस पे हम अपना एक व्यू पॉइंट बिल्ड करते हैं। तो द प्राइमरी सोर्स इज़ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास जैसे सर्वे डेटा आ गया या जो रिसर्चर का हमारे पास जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो चीज़ें आ रही होती हैं और वो साथ साथ बता रहा होता है, तो वो हमारे पास प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स वो है कि किसी और ने अपना डेटा पब्लिश किया है या अभी पब्लिश भी नहीं किया लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमें डिलीवर हो रही होती है, ठीक है, या वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है, तो वो सेकेंडरी सोर्स है। एक पर्सन आपको एक बात डायरेक्ट बता रहा है, वो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन आपको कोई आपकी दोस्त किसी और कुलीग की बात बता रही है, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो गया। आपकी वो दोस्त जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसी तरीके से हमारे पास वो रिसर्च आर्टिकल्स जो किसी और रिसर्च आर्टिकल के पॉइंट को शेयर कर रहे होते हैं और हम उससे पढ़ रहे होते हैं, वो सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। जबकि टर्शरी सोर्स वो होता है जो कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या ब्रॉडर स्कोप को लेके बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको कंबाइन करके एक जगह बता रहा होता है, वो टर्शरी सोर्स है। जैसे हमारे पास बुक्स हैं, तो बुक्स बेसिकली जो है वो बहुत सारे रिसर्चेस को कंबाइन करके आपको एक स्पेसिफिक जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है।
तो आइडियली हमारे पास एक अच्छा रिसर्च वो होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की कम्बिनेशन होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक रिसर्चर है, if a researcher were to investigate the introduction of a law and the impacts it had on a community, she might look at the transcript of the parliamentary debates as well as the parliamentary commentary and new reporting surrounding of the law at that time. मिसाल के तौर पे हमारे पास अभी रिसेंटली जो एग्जांपल आई है कि कराची में जो है वो ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया। अब वो ह्यूमन मिल्क बैंक बेसिकली जो है इस्टेब्लिश किया गया, उससे पहले जो रिसर्च वर्क किया गया उसमें था कि उसकी ज़रूरत क्या है, कितने बच्चे हैं जिनको इस तरह की दूध की ज़रूरत पड़ सकती है, कितने डोनर्स हैं जो इस तरह का दूध डोनेट कर सकते हैं, और क्या ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हम डोनर और इस तरह रिसिपिएंट का डेटा संभाल सकते हैं। क्योंकि इस्लामिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का डेटा रखना बहुत ज़रूरी है कि जो फीमेल्स अपना दूध डोनेट करती है और जो बच्चे उस दूध को फिर इस्तेमाल करते हैं, तो इनके फिर आपस में रिश्तों का तनाज़ा आ जाता है। मतलब इस तरह फ्यूचर में इनके फिर आपस में रिश्ते नहीं हो सकते। तो ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, रज़ात का मसला है। अब ये इस तरह का जो है क्या हुआ कि एक ह्यूमन मिल्क बैंक तो बना दिया गया, लेकिन जब बात आई पार्लियामेंट तक पहुंची, पार्लियामेंट में इस पर करारदाद हुआ और उसमें मुख्तलिफ उलमा ने ये बात की कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी और कंफ्यूजिंग चीज़ है जिसमें बहुत सारे मसाइल का सामना हो सकता है और इस तरह अचानक इस तरह की चीज़ों को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। तो उस ह्यूमन मिल्क बैंक को बंद कर दिया गया, क्योंकि जब वहाँ पे देखा गया कि चलें ये ह्यूमन मिल्क बैंक तो बनाया गया, इसमें इनिशियली फतवा भी लिया गया, लेकिन जब पार्लियामेंट में उस पर डिबेट हुई और उस पर बात चली तो पता चला कि कम्युनिटी पे इसके क्या असरात हो सकते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह के बैंक का डेटा किस तरह महफूज रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो रिकॉर्ड ही जल जाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड गुम हो जाते हैं। सो फिर उस डिसीजन को वापस लिया गया और उसको अब री असेस किया जा रहा है कि किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सके। सो यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए शेयर की गई कि एक अच्छा रिसर्च वो होता है जो प्राइमरी सोर्सेज के साथ साथ सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा को भी इवेलुएट करे, ताकि एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल सके और इसके बेस पे हम रिव्यू लिटरेचर का कर सकें। यहाँ पे इस टेबल में आपको दिख रहा है कि प्राइमरी सोर्सेज में जैसे लोगों की लिखी गई डायरीज़ हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं जैसे किसी का ख़त हो गया या किसी की यादाश्तें हो गई, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट रिकॉर्ड है, स्पीचेज़ है, एम्पेरिकल स्टडीज़ हैं। जिस तरह प्राइमरी स्टडीज़ जो रिसर्चर कर रहे होते हैं उनका जो प्राइमरी डेटा हो रहा होता है वो एम्पेरिकल डेटा में आ रहा होता है। तो ये सारे प्राइमरी सोर्सेज है। सेकेंडरी में है जर्नल आर्टिकल, क्योंकि ये आर्टिकल आपको किसी और का डेटा के बारे में बता रहे होते हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्स है। टेक्स्ट बुक हमारे पास सेकेंडरी में भी आता है और टर्शरी में भी आता है। इसी तरीके से डिक्शनरीज़ या इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, ये सेकेंडरी सोर्स में आता है। तो बायोग्राफीज़ हो गई, किसी एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में कोई दूसरा इंसान लिख रहा है तो वो बायोग्राफीज़ हो गई। सो इस तरह ये उसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको देखें इसे और समझें और इसको अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास लिटरेचर के सोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कौन सी सोर्सेज प्राइमरी में आती है और कौन सी सेकेंडरी में आती है। द लास्ट वन इज़ कि हम अंडरस्टैंड करें कि लिटरेचर रिव्यू का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। सो नंबर वन इज़ कि हम जो है स्टेप वन में एग्जिस्टिंग लिटरेचर को अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो है ना उसको निकालें, और उसको निकालने के लिए हम चाहे लाइब्रेरीज़ का विज़िट करें या गूगल पे सर्च करें या बहुत सारे हमारे पास सर्च इंजन्स हैं जिसमें से हम रिसर्च आर्टिकल्स निकाल सकते हैं। सेकेंडली इज़ कि हम उन रिसर्च आर्टिकल्स को जब निकालें तो उसको स्टडी करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको रिव्यू करें। जब आर्टिकल हमारे पास आ जाएं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाए, तो इस इंफॉर्मेशन को गेन भी करना है। तो वो कैसे हम गेन करेंगे कि हम स्टडी करें। द थर्ड वन इज़ कि जब हम उसको गेन करें तो हमारी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। वो अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होगी तो हमारे पास एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनेगा, हमारे माइंड में एक मैप बनेगा किसी भी इशू के बारे में। हम उस पर बात कर सकते हैं, हम उस पर ये जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि फ़लाँ इशू के बारे में एग्जिस्टिंग नॉलेज ये है, ये गैप है और इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं।
तो ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि हमारे जहनों में बनता है और उसको हम जो है वो शेप करते हैं। फिर उसके बेस पे फिर अपनी राइट अप कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ जाए, हमारे पास नॉलेज आ जाए, हमारे पास एक रोड मैप आ जाए लिटरेचर का, और हम एक स्केच बना लें अपने माइंड के अंदर, तो फिर जब हम उस पर लिखेंगे तो हम सीक्वेंस पे जाएंगे, हम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, हम जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, और हम उस इशू के बारे में ऐसी लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं कि जो रीडर के लिए इंटरेस्टिंग हो, जो रीडर उससे बोर ना हो, और वो एक स्टोरी की तरह हो कि जब हम उसको लिख रहे होते हो और लोग उसको पढ़ रहे होते हों तो वो उनको ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई स्टोरी जो है वो पढ़ रहे होते हैं। सो ये उसके बेसिक 4 स्टेप्स हैं। आम तौर पे जब आप लिटरेचर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये एक सिंपल चार्ट है जो कि तकरीबन जितने भी रिसर्च के साथ इन्वॉल्व लोग हैं उनको इस चीज़ का पता है, और ये बहुत अच्छा है कि मिसाल के तौर पे आपके पास 5 आर्टिकल है तो आपने सीरियल नंबर में आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह लिख दिया। फिर ये ऑथर्स के कॉलम में आप लिखें कि आर्टिकल 1 किस ऑथर का है, आर्टिकल 2 के कौन कौन से ऑथर्स हैं, 3 कौन कौन से हैं, फिर कौन से ईयर में आर्टिकल 1 पब्लिश हुआ, कौन से में 2 हुआ, कौन से में 3 हुआ। कंट्री के नाम लिखें कि जो आर्टिकल 1 जिस कंट्री में जिस रिसर्च हुआ है वो कौन सी कंट्री है। ये भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम सोशल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। तो कंट्री का हमारे पास जो है ना वो इन्फॉर्मेशन सोशल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पाकिस्तान और साउथ एशिया के रिसर्चेस को अगर जस्टिफाई करेंगे अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में तो वो सूटेबल नहीं होगा। इस तरह अफ्रीका की जो फाइंडिंग्स है तो वो हमारे मुल्क में अप्लाई नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि हमारे सोशल डेमोग्राफिक्स, हेल्थ के डेमोग्राफिक्स और इस तरह बहुत सारी और चीज़ें जो है ना वो मैच नहीं कर रही होती। तो कंट्री का मेंशन करना ज़रूरी है। फिर इसमें टाइप ऑफ रिसर्च के क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। फिर रिसर्च डिज़ाइन के क्वालिटेटिव में हमारे पास फिनोमिनोलॉजी है या हिस्टोरिकल रिसर्च है या ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, और क्वांटिटेटिव में हमारे पास कौन सी रिसर्च मेथड को फॉलो किया, क्रॉस सेक्शनल है, कोहर्ट है या फिर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। तो इसके रिसर्च डिज़ाइन जब हम पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड होगा, ये हम लिखते हैं। फिर फोकस ऑफ रिसर्च किस चीज़ पे था, टॉपिक क्या था, उसमें सैम्पल साइज़ क्या था, कितने लोगों से डेटा लिया गया, उसकी तादाद लिखनी है, और उन रिसर्चेस से आर्टिकल 1 हमें क्या कंक्लूड करके बता रहा है, उनके रिजल्ट्स क्या हैं, आर्टिकल 2 के रिजल्ट्स क्या हैं, आर्टिकल 3 के रिजल्ट्स क्या हैं, तो ये हम कंक्लूजन के कॉलम में लिखते हैं। इसी तरीके से फिर आर्टिकल 1 की क्या लिमिटेशन थी, 2 की क्या थी, 3 की क्या थी, तो वो हम लिमिटेशन वाले कॉलम में लिखते हैं। तो जब हम इस तरह 10-15 आर्टिकल्स की बेसिक चीज़ों को इस हमारे पास टेबल में जमा करते हैं तो हमारे पास जब हम लिखने बैठते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू को तो हम बिल्कुल एक स्टोरी टेलिंग की तरह जाते हैं और हमें हैंडी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, एक समराइज्ड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, और हम उसका आसानी से पैराग्राफ बना सकते हैं कि मिसाल के तौर पे फ़लाँ एंड फ़लाँ ने इस ईयर में इस कंट्री में एक रिसर्च की थी जिसका फोकस ये था, उन्होंने ये रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल किया था, इतने का सैम्पल साइज़ कलेक्ट किया था और उससे हमारे पास ये रिज़ल्ट आए। हाँ ये भी है कि इस रिसर्च में ये कमी बेशी या लिमिटेशंस थी। तो इस तरह का एक पैराग्राफ बन गया। अब एक दूसरा रिसर्च हुआ है उसमें ये चीज़ हुई है, तो ये एक कॉन्साइज तरीके से हम जो है वो पूरे आर्टिकल की समरी बता सकते हैं इस टेबल के ज़रिए। तो जब भी हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो या तो हम जो है लाइब्रेरीज़ का विज़िट करते हैं जैसे मैंने कहा, या फिर हम ऑनलाइन भी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो आर्टिकल्स होते हैं उनको निकाल सकते हैं। और इस लेक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम रिसर्च आर्टिकल्स को अपने टॉपिक के हवाले से निकाल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एज ए रिसर्चर जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो आप कुछ सवालात पूछते हैं कि जब भी आप रिसर्च आर्टिकल निकालते हैं या डेटा निकालते हैं तो हम पहला सवाल ये करते हैं कि हु आर द वेरियस रिसर्चर हु हैव स्टडीड दिस टॉपिक, कि पहले कौन कौन से ऐसे मशहूर रिसर्चर थे जिन्होंने इस टॉपिक पे स्टडी की थी, और उसमें सबसे मशहूर कौन से थे। मिसाल के तौर पे अगर मैं पीडियाट्रिक हेल्थ की बात करूं तो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टो, डॉक्टर गफ़ार बिल्लो हैं जिन्होंne बहुत ज़्यादा पीडियाट्रिक्स पे काम किया था। अगर तो मैं उस पे बात करूं जैसे
और बहुत सारे उसमें आ सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन पे तो डॉक्टर जुनेद रज़ाक है, जिन्होंने इमरजेंसी मेडिसिन पे पाकिस्तान में ट्रॉमा एंड इमरजेंसी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इसी तरीके से बहुत सारे और हमारे पास रिसर्चर्स हैं, दुनिया भर में मशहूर होते हैं। जो लोग रिसर्च पढ़ रहे होते हैं उनको फिर ऐसे रिसर्चर्स का भी आइडिया होता है कि उन्होंने इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छा काम किया होता है। इसी तरीके से दूसरा सवाल ये आता है कि हैज़ ए स्पेसिफिक रिसर्चर और टीम ऑफ रिसर्चर बी आइडेंटिफाइड एज अ पायनियर और लीडर इन द फील्ड ऑफ स्टडी, कि क्या पहले कोई टीम या कोई रिसर्चर इसमें एज अ पायनियर थे या नहीं, हम ही पहले लोग हैं जो इस टॉपिक पे स्टडी कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ हैव द वेरियस रिसर्चर डिफाइंड की टर्म्स, क्योंकि हर रिसर्च के अपने की टर्म्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस होती है। तो पहले रिसर्चेज में वो की टर्म डिफाइंड हुए हैं या नहीं हुए, और किस तरह वो की टर्म ओवर टाइम इवॉल्व हुए हैं। पहले उनकी डेफिनेशन कुछ और थी, अब कुछ और है। इसी तरीके से डिफरेंट थ्योरीज जो उस टॉपिक के साथ कोरिलेट कर रही है, उनको पहले देखा गया है और उस पर अप्लाई किया गया है या नहीं। तो ये मुख्तलिफ सवाल आते हैं कि मेथोडोलॉजीज़ के कौन सी मेथोडोलॉजी से लिटरेचर को डेवलप किया गया, डेटा कलेक्ट किया गया, और क्या वो मेथोडोलॉजीज़ ओवर टाइम इवॉल्व हुई हैं या नहीं हुई। तो इस तरह के सवालात हमारे जहन में आते हैं कि वो तब सॉल्व होते हैं जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, और लिटरेचर रिव्यू करते 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 इन सारे सवालात के जवाबात हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारा लिटरेचर रिव्यू का लेक्चर था। अगर कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।